दोस्तों नमस्कार। मैं बीएम मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी मेरा कसूर क्या था। हेमा पढ़ने में होनहार थी। मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वह डॉक्टर बन गई। अपने पेशे के प्रति ईमानदार थी, लेकिन उसकी काबिलियत उसके सीनियर्स को खटक रही थी। उसे बेवजह प्रताड़ित किया जाने लगा। फिर भी सब कुछ नजरअंदाज करते हुए वह अपनी ड्यूटी का निर्वहन निष्ठा के साथ करती रही। लेकिन अचानक एक दिन उसके अपनों ने ही उसका ये हश्र किया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। तो आइए सुनते हैं कलेजे को चीर देने वाली ये मार्मिक कहानी। आधी रात अचानक हेमा की नींद खुल गई। ऐसे लगा जैसे किसी ने उसकी गुड़िया को खींचने की कोशिश की हो। वह उठकर बैठ गई और अपनी गुड़िया को गोद में लेकर उसके पूरे बदन का मुआयना करने लगी। उसने देखा कि गुड़िया की पीठ पर एक गहरा घाव है। गुड़िया को गले से लगाकर वह दौड़ती हुई दीनानाथ के पास पहुंची। पापा देखो, मेरी गुड़िया को किसी ने काट लिया है। इसे बहुत दर्द हो रहा है पापा, कोई दवाई लगा दो। दीनानाथ ने हेमा के सिर पर हाथ रखते हुए आश्वस्त किया कि जल्द ही उसकी गुड़िया का इलाज हो जाएगा, फिर वो ठीक हो जाएगी। दीनानाथ समझ गए कि शायद गुड़िया की पीठ पर लगे कपड़े को किसी चूहे ने कुतर दिया है। उन्होंने अपनी टेबल की दराज से सुई धागा निकाला और गुड़िया की पीठ पर दूसरा कपड़ा लगाकर सिल दिया। हेमा का मन रखने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मलहम भी लगाया। फिर हंसते हुए बोले, देखो बिट्टू, तुम्हारी गुड़िया अब ठीक हो गई। लेकिन पापा, इसकी पीठ में तुमने सिलाई क्यों की? दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसका ऑपरेशन किया है। जब किसी के कोई बड़ा घाव हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। क्या आदमी भी ठीक हो जाता है ऑपरेशन से? बिट्टू के मन में ऑपरेशन को लेकर जिज्ञासाएं उठने लगी। हाँ बेटा, आदमी भी ठीक हो जाता है। आजकल तो यदि किसी आदमी का कोई अंग खराब हो जाए तो डॉक्टर ऑपरेशन से उसे बदल भी देते हैं। ये डॉक्टर कहां होते हैं पापा? अस्पतालों में। दीनानाथ को लगा कि बिट्टू अब उन्हें पूरी रात न सोने देगी। रात के करीब 2 बज रहे थे। दीनानाथ को तेज नींद आ रही थी, इसलिए बिट्टू को उन्होंने अपने पास ही लिटा लिया और थपकी देकर उसे सुलाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर में छाती से अपनी गुड़िया को चिपकाए हुए बिट्टू सो गई। दीनानाथ कुछ पल मंद मंद मुस्काए और फिर वो भी सो गए। दीनानाथ एक कुशल दर्जी थे। कपड़ों को टुकड़ों टुकड़ों में काटते, फिर उन पर सुई और धागे को दौड़ाकर उन्हें लोगों के पहनने लायक बनाते, यानी वो लोगों को संपूर्ण मनुष्य बनाने का काम करते थे। शहर में उनकी टेलरिंग शॉप थी। बड़े बड़े लोग आते थे उनकी दुकान में। अधिकांश लोग उनके पास जब कपड़े सिलवाने आते तो यही कहते, दीनानाथ जी, कपड़ा ऐसा सिलिएगा कि पहने तो लोग बस मेरी ही ओर देखें। आदमी चरित्र से चाहे जैसा हो, लेकिन कपड़ा ऐसा पहनना चाहता है ताकि वो भद्र दिखे। दीनानाथ जी ने पता नहीं अपनी कारीगरी से अब तक कितनों को भद्र बनाया होगा। दीनानाथ जब कपड़ों की सिलाई करते तो अक्सर हेमा उन्हीं के पास रहती। वह दीनानाथ से कुछ न कुछ पूछती ही रहती और दीनानाथ मशीन पर आग गड़ाए अपना काम भी करते और उसके सवालों का जवाब भी देते। कपड़े काटने के दौरान उसके जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते,
हेमा उन्हें समेट लेती, फिर उन्हें मां के पास ले जाकर पुतलियां बनवाती। हेमा के पास छोटी बड़ी सैकड़ों पुतलियां थी। उसने इनको नाम भी दे रखे थे, गुड़िया, रानी, छुटकी, शैतन्या, शर्मीली, राजकुमारी और कई नाम। उसके कमरे की लगभग आधी जगह पुतलियों ने घेर रखी थी। वह बारी बारी से पुतलियों को अपने पास सुलाती, लोरी गाती और खुद से चिपकाकर उनका मनुहार करती। दीनानाथ के ऑपरेशन से हेमा की गुड़िया अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। शायद उसका दर्द अब दूर हो चुका था। सुबह उठकर हेमा ने गुड़िया की मरहम पट्टी की और दीनानाथ को जगाने की कोशिश करने लगी। दीनानाथ की नींद खुली तो हेमा अपनी गुड़िया से उसका कुशल क्षेम पूछ रही थी। पापा, मेरी गुड़िया अब ठीक हो गई, मुझसे बात कर रही है। चलो अच्छा है। यह कहते हुए दीनानाथ बिस्तर से उठने को हुए। हेमा ने उनका हाथ पकड़ लिया। अच्छा पापा, ये बताओ डॉक्टर बनते कैसे हैं? बिट्टू, डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, जैसे अच्छे से बात करना, दूसरों की मदद करना, लोगों की तकलीफें दूर करना और कई बातें। जब तुम बड़ी होगी तब सब समझ जाओगी। पापा, मुझे भी डॉक्टर बनना है। जानते हो पापा, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो मैं खुद अपनी गुड़िया का ऑपरेशन कर लूंगी, तुम्हें नहीं परेशान करूंगी। ठीक है, तुम अच्छे से पढ़ाई करना, जरूर डॉक्टर बनोगी। हेमा अभी 3 साल की थी, लेकिन उस पर डॉक्टर बनने की ऐसी धुन सवार हुई कि वह रोज दीनानाथ को तंग करने लगी। पापा, कब भेजोगे मुझे स्कूल? जल्दी से पढ़ लूं तब न बनूंगी डॉक्टर। ऐसे तैसे करके दीनानाथ हेमा को साल भर समझाते रहे और जब वह 4 साल की हो गई तो उसका नर्सरी में दाखिला करवा दिया। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। हेमा की प्रतिभा नर्सरी कक्षा से ही विलक्षण दिखने लगी। लगातार 12वीं तक उसने अपनी कक्षा में सराहनीय प्रदर्शन किया। दीनानाथ के लिए सुकून की बात यह रही कि अब वह समझ चुकी थी कि डॉक्टरी की पढ़ाई 12वीं कक्षा के बाद से ही शुरू होगी। 12वीं की परीक्षा में भी हेमा के अच्छे नंबर आए। वह पहले से ही तैयार बैठी थी डॉक्टर बनने के लिए। फिर भी उसने दीनानाथ से पूछा, पापा, सुना है डॉक्टरी की पढ़ाई में बहुत पैसे लगते हैं। तुम्हारे पास तो पैसे हैं नहीं, कैसे करूंगी मैं पढ़ाई? रेलगाड़ी की तरह छुक छुक करते हुए तेज गति से दौड़ रही मशीन की सुई रुक गई। दीनानाथ उठे और एक सिली हुई शर्ट का मुआयना करने के बहाने छत की ओर ताकने लगे। बिट्टू के इस सवाल का जवाब कैसे दूं? कमाई तो इतनी थी नहीं कि पैसे बचा पाऊं। अब कैसे पूरा करूंगा बिट्टू का सपना? दीनानाथ गहरी सोच में डूब गए और बिट्टू को उसके कमरे में भेज दिया, ये कहकर कि तैयारी करोगी तब न बनोगी डॉक्टर, जाओ पढ़ो। बिट्टू चुपचाप कमरे में चली गई। शायद वह समझ गई थी कि उसके सवाल ने पापा को उलझा दिया है। हालांकि बिट्टू के सवाल से दीनानाथ थोड़ा परेशान जरूर थे, लेकिन इसी के साथ उनका इरादा भी पक्का होता जा रहा था। चाहे जैसे हो, बिट्टू को डॉक्टर तो जरूर बनाऊंगा, भले ही कर्ज लेना पड़े। बिट्टू ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा दी और पहले प्रयास में ही सफल हो गई। उसे उसके शहर के ही मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। कॉलेज के पहले दिन से ही पिता के मंशानुरूप उसने मानव धर्म का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। किताबों के साथ उसने दया, धैर्य, सहयोग और त्याग का भी पाठ पढ़ना जारी रखा। दीनानाथ ने अपने व्यवसाय के बारे में बात करते हुए
उससे एक बार कहा था, सिर्फ अच्छे कपड़े या पैसे से ही संपूर्ण मनुष्य नहीं बना जा सकता। संपूर्ण मनुष्य बनने के लिए दया, सहयोग और त्याग की भावना उतनी ही जरूरी है जैसे शर्ट में बटन की। पिता द्वारा दी गई सीख का हाथ पकड़कर हेमा ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई निर्बाध पूरी की। इसके बाद उसने एक अस्पताल में बतौर जूनियर डॉक्टर काम शुरू कर दिया। उसके साथ उसके कुछ और साथी थे, लेकिन अस्पताल में उसकी होनहार डॉक्टरों में गिनती होती थी। पूरा स्टाफ उसकी मेधा, लगन और सहृदयता का कायल था। हमेशा की भांति आज भी हेमा ने अस्पताल में मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। सभी साथियों से हेलो हाय के बाद वह सीधे ड्यूटी रूम पहुंची। अस्पताल के गेट से ड्यूटी रूम की दूरी उसने लगभग दौड़ते हुए तय की। वह कुर्सी में बैठकर गहरी सांस ले रही थी। तभी नाराजगी से भरी एक भारी आवाज सुनकर वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई। हेमा कम हियर। हेमा के एचओडी डॉक्टर शिशिर ने उसकी ओर आंखें तरेरी। जी सर। आज तुम फिर लेट आई? जी सर, पहली बार लेट हुई हूं। रास्ते में जाम के कारण 10 मिनट की देरी हो गई, लेकिन इसके पहले मैं हमेशा समय से आती रही हूं। शट अप, मुझे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। मुझे लापरवाही कतई पसंद नहीं है। आज के बाद यदि 1 मिनट की भी देरी हुई तो? नहीं सर, पूरा ख्याल रखूंगी। अब कभी देर नहीं होगी। वैसे भी सर, लगातार शिफ्ट के कारण नींद पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए बस करो। ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। और क्या कहा? लगातार शिफ्ट? वो तो करना पड़ेगा, यूं ही डॉक्टर नहीं बन जाते हम। हेमा चुपचाप बार्ड की ओर चल पड़ी। वहां उसने पहले जैसे ही मरीजों का हालचाल पूछा और उन्हें दवाइयां देने में जुट गई। उसका चेहरा देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अभी अभी वह एक प्रतिशोध की भड़क रही आग को लांघ कर आई है। दरअसल डॉक्टर शिशिर की हेमा से खुन्नस उन दिनों से थी जब उसे एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद गोल्ड मेडल मिला था। डॉक्टर शिशिर के एक करीबी मित्र का बेटा भी इस दौड़ में शामिल था। उन्होंने गोल्ड मेडल डिसाइड करने वाली कमेटी तक अपनी सिफारिश दौड़ाई थी, लेकिन अंततः गोल्ड मेडल हेमा को मिल गया। इसके बाद हेमा डॉक्टर शिशिर की नजरों में खटकने लगी। जब कभी मौका मिलता वो उसे शर्मिंदा करते और किसी न किसी बहाने उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते। हेमा भी एक दर्जी की बेटी थी। दर्जी जो कपड़ों को कई टुकड़े करने के बाद सुई चुभोकर पतले धागों के जरिए लाजवाब पोशाक तैयार कर देता है। हेमा भी वैसे ही लाजवाब बनना चाहती थी। डॉक्टर शिशिर ने उसे कई बार टुकड़ों में बांटने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार जुड़कर एक बेहतरीन पोशाक बनकर खड़ी हो जाती। फिर भी न तो डॉक्टर शिशिर अपनी आदतों से बाज आ रहे थे और न हेमा हार मान रही थी। कुछ दिन बीते। डॉक्टर शिशिर ने हेमा से कोई बात नहीं की। अचानक एक दिन फिर उन्होंने उसे अपने चेंबर में बुलाया। हेमा, मेरे एक मित्र सौरभ हैं। उनकी मां के पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा है। वो अस्पताल नहीं आ सकती। प्लीज आज शाम को उनके घर चली जाओ। उनकी रिपोर्ट देखकर मुझसे डिस्कस करना। कुछ जरूरी दवाएं भी दे देना। जी सर। कितने बजे जाना है? रात करीब 8 बजे ठीक रहेगा। मेरे मित्र गाड़ी लेकर आएंगे, उन्हीं के साथ चली जाना। वो तुम्हें वापस भी छोड़ देंगे। यस सर। रात 8 बजे हेमा एक लग्जरी कार में बैठकर चल पड़ी, एक अनजान आदमी के साथ। हालांकि डॉक्टर शिशिर ने बताया था कि वो उनके मित्र हैं, लेकिन वह कहां जा रही है उसे नहीं मालूम था।
आधा घंटा शहर में दौड़ने के बाद कार एक आलीशान घर के सामने रुकी। हेमा अपना बैग लेकर अंदर पहुंची। घर के अंदर कोई नहीं था। आगे आगे चल रहे सौरभ ने बड़े अदब से हेमा को बैठने के लिए कहा, लेकिन हेमा यह कहते हुए खड़ी रही कि पहले आप अपनी मां को तो दिखाइए। अरे इतनी जल्दी क्या है हेमा जी, थोड़ा चाय पानी हो जाए फिर मां को देख लीजिएगा। अब सौरभ की आवाज थोड़ा बहकी सी थी। हेमा ने पहले भी ऐसे हालातों का सामना किया था, इसलिए उसे समझते देर न लगी। लगता है डॉक्टर शिशिर ने फिर कोई साजिश रची है। वह सख्त होते हुए सौरभ के सामने जा खड़ी हुई। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनसे आग निकल रही हो। मिस्टर सौरभ, मैं यहां आपकी मां को देखने आई हूं। पहले उनसे मिलाइए, फिर चाय वाय तो पीते ही रहेंगे। हेमा के कड़क लफ्ज सौरभ को चुभते हुए लगे। जी, लगता है मां टहलने चली गई हैं, कल देख लेते हैं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। अब हेमा को पूरा माजरा समझ में आ चुका था। वह बाहर निकली और ऑटो में बैठकर अस्पताल पहुंच गई। हेमा ने इस घटना का जिक्र डॉक्टर शिशिर से नहीं किया, न ही शिशिर ने उससे कुछ पूछा। इस सब के बावजूद हेमा खुश थी कि डॉक्टर शिशिर का एक और काराना वार फिर असफल हो गया। अरे शिशिर, तुम्हारी वो हेमा तो लक्ष्मीबाई जैसी लगती है। मैंने चाय पीने के लिए क्या कहा, तमतमा उठी। भाई उसकी आंखें बहुत खतरनाक हैं, लगता है झुलसा देंगी। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी और। फोन से आ रही आवाज सुनकर डॉक्टर शिशिर के चेहरे में पराजय के भाव उभर आए। नहीं सौरभ, वैसे तो हेमा जैसी कई हैं यहां, लेकिन तुम्हें हेमा ही खुश करेगी, ये मेरा वादा रहा। फिर मुझे भी तो उसकी गर्मी उतारनी है। लगता है मुझे कोई टेढ़ा रास्ता ही देखना पड़ेगा, जल्दी ही हो जाएगा सब। सौरभ से बात करने के बाद डॉक्टर शिशिर ने फोन रख दिया और हेमा को अपने चेंबर में बुलाया। हेमा, आज नाइट शिफ्ट के डॉक्टर्स छुट्टी में हैं, तुम्हें ही देखना है। सर, आज मैं सुबह 6 बजे से आई हूं, अभी तक खाना भी नहीं खाया। थकान लग रही है सर, प्लीज आज छोड़ दीजिए मुझे। कल आप जितनी शिफ्ट कहेंगे कर लूंगी, आज हिम्मत नहीं हो रही है सर। हेमा ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर शिशिर से आग्रह किया। नहीं हेमा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, आज तो तुम्हें रुकना ही होगा। इतना कहकर डॉक्टर शिशिर चेंबर से निकल गए। खामोश खड़ी हेमा के जहन में उसके पिता की आवाज गूंज उठी, बिट्टू, कर्तव्य के निर्वहन में कभी पीछे मत हटना। एक डॉक्टर के लिए यह सबसे अहम है। हेमा चुपचाप वार्ड में मरीजों के बीच जा पहुंची। दूसरे दिन सुबह भी वार्ड में कोई डॉक्टर नहीं आया। हेमा मरीजों को यूं छोड़कर नहीं जा सकती थी। पूरा बदन थकान से टूट रहा था, आंखें बार बार झपकी ले रही थीं। फिर भी हेमा अपनी ड्यूटी करती रही। रात के 10 बज रहे थे। एक साथी डॉक्टर को वार्ड की ओर आता देख उसने राहत की सांस ली। करीब 40 घंटे से मरीजों के बीच दौड़ रही हेमा के हाथ पांव, आंख और दिमाग जवाब दे रहे थे। साथी डॉक्टर के पहुंचते ही वह सीधे अस्पताल के वेटिंग रूम की ओर भागी और वहां एक बेंच में लेट गई। उसे गहरी नींद ने जकड़ लिया, लेकिन शायद हेमा की ये गहरी नींद आखिरी नींद थी। रात करीब 12 बजे उसे वेटिंग रूम में कुछ जूतों के आगे बढ़ने की आहट महसूस हुई। आंखों से चिपक चुकी पलकों को उसने जोर देकर ऊपर किया। तब तक एक भारी हाथ ने उसके जबड़ों को कस लिया। वह चिल्लाने को हुई तो एक लोहे जैसी कोई चीज उसके सिर पर आ पड़ी।
वह कुछ देर तक छटपटाई, फिर थोड़ी ही देर में शांत हो गई, हमेशा के लिए। उसके शरीर को कितने लोगों ने रौंदा उसे कुछ नहीं मालूम। हेमा के शरीर को कुचलने के बाद भी दरिंदों का मन नहीं भरा। उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्हें डर था कि कहीं हेमा के शरीर का कोई अंग उसके साथ हुई बर्बरता की कहानी न बयां कर दे। इसलिए उन भेड़ियों ने हेमा की आंखें निकाल लीं, उसके अंग अंग को तोड़ डाला। हेमा के शरीर की मजबूत हड्डियां लकड़ी की भांट टूटकर इधर उधर हो गईं। अपनी लाडली के निशंस कत्ल की खबर जब दीनानाथ को मिली तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मेरी बिट्टू ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसे क्यों कोई मारेगा। बदहवास दीनानाथ अस्पताल पहुंचे तो बेटी के शरीर का बिखरा अस्थि पंजर देख होश खो बैठे। दीनानाथ की करुण विलाप भरी चीख से अस्पताल का कोना कोना हिल उठा। मेरी बिट्टू को किस गुनाह की सजा मिली है? उसने अस्पताल को हमेशा मंदिर जैसा माना। उसने अपने कर्तव्य और मरीजों की सेवा में भूख नींद सब कुछ न्यौछावर कर दिया। फिर भला उसका यह हाल किसने किया? दीनानाथ हेमा के शब्द से लिपट गए। फिर लगा जैसे हेमा ने धीरे से उनके कानों में कहा हो, पापा तुम तो कहते थे हम अच्छे कपड़े सिलकर देते हैं ताकि आदमी भद्र दिखे। हमारे सिले कपड़े लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। पापा तुम झूठ बोलते थे। तुम्हारी मनमोहक पोशाकों के पीछे खूंखार भेड़िए छुपे हुए थे, जिन्हें तुम प्रतिष्ठा दिलाने के लिए दिन रात अपनी आंखें फोड़ते रहे। वो तुम्हारे सिले सूट पहनकर पिशाच बनते रहे। पापा मुझे तो लगता है मनुष्य कभी भद्र नहीं बन सकता। पापा मुझे मरने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि मुझे ये पता नहीं चल पाया कि आखिर मेरा कसूर क्या था। टूट चुके दीनानाथ हेमा के शव को छोड़कर खड़े हुए तो देखा कि चारों ओर से भीड़ ने उन्हें घेर रखा है। भीड़ के बीच से जो स्वर उठ रहे थे उन्हें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे जेल में बंद कोई कैदी आजादी का जश्न मना रहा हो। हेमा के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करो, उन्हें देखते ही गोली मार दो। इसी बीच अस्पताल के मुख्य द्वार से एक ऊंची आवाज आई, हमने जांच शुरू करवा दी है, अपराधी जल्द ही पकड़े जाएंगे, कोई नहीं बख्शा जाएगा। भीड़ से निकल रही नपुंसक आवाजें शांत हो गईं। सबके पांव पीछे की ओर मुड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे भीड़ में शामिल हर शख्स के भीतर एक अपराधी छुपा बैठा है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।